हेलो स्टूडेंट, मैं अभी स्टेट का चैप्टर नंबर 3 आपको समझाने जा रहा हूँ। दैट इज़ द फर्स्ट लेक्चर, तो बी केयरफुल, अच्छे से अंडरस्टैंड करना इसको। अब 11th के अंदर हमने सीखा था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा किस तरह का होता है, डेटा कैसे कलेक्शन करते हैं, डेटा के ऊपर से मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करते हैं, बट ओनली सिंगल वैल्यू। बट इन द 12th लेवल वी फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं? रिलेशनशिप। ये जो डेटा होता है हमारा एक दूसरे पर, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डेटा होता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है वो हम नेक्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे। पर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरिलेशन में हमने सीखा कि जब भी कोई रिलेशनशिप फाइंड करना हो तो क्या कहते हैं उसे? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमने कोरिलेशन को अंडरस्टैंड किया। पर कोरिलेशन की हेल्प से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि वो कोई भी दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है, कहाँ तक रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हमें पता चल सकता है। बस इससे ज़्यादा कोरिलेशन हमें कोई हेल्प करता नहीं है। पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अब हमें रिग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है हमारे फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के लिए कि हमारा कोई भी एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे कैसे इफेक्ट करता है। तो दैट्स द कॉजेज एंड इफेक्ट। इसीलिए कहा गया है, कोरिलेशन की डेफिनेशन में भी आपने देखा होगा कि क्या कहा गया है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कॉजेज एंड इफेक्ट, यानी रीजन और उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका किस कारण से क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच के वेरिएबल्स के इफेक्ट को ही हम कोरिलेशन कहते हैं। लेकिन हमने इसमें ये अंडरस्टैंड नहीं किया कि एक वेरिएबल की इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या होगी और कितनी हो सकती है, वो हमें पता नहीं चलेगा। किसकी हेल्प से? कोरिलेशन की हेल्प से। और एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल पे कितनी इफेक्ट होती है, अगर ये जानना है तो हमें लीनियर रिग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। तो लीनियर रिग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों फाइंड करना पड़ा, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि देखो स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्यों दैट मीन्स लीनियर रिग्रेशन क्यों। कोरिलेशन से जब काम चलता था तो लीनियर रिग्रेशन आया क्यों? तो जब भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना हो, तो जब रिलेशन फाइंड करना होगा तो कोरिलेशन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन उस एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट कितना है, अगर ये आपको जानना है तो लीनियर रिग्रेशन का ही यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं पहले मीनिंग ऑफ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉजेज एंड इफेक्ट, दैट मीन्स कॉजेज यानी क्या रीजन और उसका क्या इफेक्ट होगा। टाइप ऑफ कोरिलेशन कैन बी नोन थ्रू द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी ये कह रहा है कि कोरिलेशन की हेल्प से हम सिर्फ उस दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। बट व्हेन वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल इज चेंजेस, अगर एक वेरिएबल के में चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल में क्या इफेक्ट होगी, कैन नॉट बी नोन थ्रू द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एक वेरिएबल में अगर कोई चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल में कितना इफेक्ट होगा, ये कोरिलेशन की हेल्प से नहीं जान सकते। फॉर दैट स्टडी ऑफ रिग्रेशन इज यूजफुल। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से उसे जानना पड़ेगा। अब शॉर्ट में ये भी कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड ए लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? इफ देयर ए कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स इन विच चेंज वन मेड इज यूज इज कॉजेज वेरिएबल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि इनकम और एक्सपेंस, भाई इनकम अगर बढ़ेगी तो आपका एक्सपेंस भी बढ़ने वाला है। तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? आपका एक्सपेंस डिपेंड किस पे करता है? एक्स पे, इनकम पे डिपेंड करता है। तो इनकम क्या हो गया आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट क्या हुई? एक्सपेंस। सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा? इनकम हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बनेगा? एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे डिपेंड करता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट इन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स डिनोटेड बाय वाई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन? रिग्रेशन क्या होता है?
रिग्रेशन इज द फंक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स डिटरमाइंड बाय एन एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल फंक्शन। यानी रिग्रेशन दैट मीन्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बोथ द वेरिएबल्स शो इन द मैथमेटिकल फंक्शन। एक मैथमेटिकल फंक्शन में शो करने की मेथड को हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन कहते हैं। लीनियर रिग्रेशन, द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स डिटरमाइन एन एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड। रिग्रेशन को रिप्रेजेंट की मेथड को लीनियर रिग्रेशन कहा जाता है। दैट्स द मॉडल y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस म्यू। अब इसमें y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट वैल्यू and mu is an error the variables. That's the model of the linear regression. अब यहाँ पे हम हमारे सिलेबस के अंदर दो तरह से इक्वेशन फाइंड करते हैं। पहला इक्वेशन है हमारा इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन y on x। y on x दैट मीन्स इन आवर सिलेबस x on y भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है? y on x, यानी कि y वेरिएबल पे x का इफेक्ट कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। y on x, y के ऊपर x की इफेक्ट क्या होगी, दैट्स द फंक्शन रिग्रेशन इक्वेशन। कैप y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। अब जो बी वाई एक्स हम लिखते हैं उसकी जगह ओनली बी भी लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने और करके फॉर्मूला लिखा है कैप y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब a एंड b आर कांस्टेंट, तो a कैसे फाइंड करेंगे? y बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। देखो फिर से मैंने बी वाई एक्स लिखा है। बी वाई एक्स क्यों लिखा जाता है? क्योंकि y ऑन x ये शो करता है, और इसको सिंपल में लिखना हो तो y बार माइनस बी एक्स बार, b मतलब बी वाई एक्स ही होता है। ये तो हमें ए फाइंड करने के लिए, कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक ही फॉर्मूला काम में आता है जो मैंने अभी आपको बताया। पर b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके सामने अलग अलग कई फॉर्मूले मैंने शो किए। सबसे पहला दिया है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्या होता है? बी वाई एक्स। बी वाई एक्स को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। सबसे पहले ये फॉर्मूले आपको कोरिलेशन के जैसे ही लगेंगे। कंडीशन वही है जो मैंने पहले बताई थी। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज स्मॉल 0 to 20, 0 से 20 के बीच में अगर वैल्यू आती है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ऊपर की वैल्यू देखो कोरिलेशन की तरह ही है, पर नीचे वैल्यू बदल जाती है, ध्यान रखना। एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ सिर्फ सब में कितने कॉलम बनते हैं? ओनली 4, 1 2 एक्स वाई एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई। Second, when the value of x bar and y bar are integer that means not in point, दोनों में से एक भी वैल्यू अगर पॉइंट में नहीं आती है तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार एंड सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसमें कितने कॉलम होते हैं? एक्स वाई एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। इसमें 6 कॉलम होते हैं। और लास्ट वैल्यू आता है हमारा uv। व्हेन द वैल्यू ऑफ x बार एंड y आर इन डेसिमल और इन फ्रैक्शन, या फिर हम शॉर्ट में कहें तो इन पॉइंट। अगर x बार y बार में से दो में से किसी भी वैल्यू अगर पॉइंट में आती है तो uv का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब uv में दो फॉर्मूले आपको यूज़ करने पड़ेंगे। इसमें पहला फर्स्ट फॉर्मूला सिंपल मैंने लिखा एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी एन सिग्मा यू स्क्वायर एन सिग्मा यू का होल स्क्वायर। अब जब ये फॉर्मूला कब यूज़ में आता है? जब यू वी जब यूज़ करो आप, उस समय कभी भी u और v की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन नहीं करते हो, तब की बात कर रहा हूँ। यदि आपने यूज़ किया फॉर एग्जांपल u का फॉर्मूला आपने ये लिया x माइनस ए अपॉन सी एक्स y माइनस बी अपॉन सी वाई, अगर ऐसा कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हो तो आपका uv का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा यहाँ पे कि कभी भी uv की अगर फॉर्मूला यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू को चेंज मत करो, सिंपल वे में जाओ। अदरवाइज सी वाई अपॉन सी एक्स अगर आप लिखना भूल जाओगे तो फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिसे टेबल फॉर्मूला कहते हैं, जिसमें टेबल में सम दिया गया होता है, उसके ऊपर से b की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन कभी कभी सम में अपने ने देखे हैं कि शॉर्ट सम्स भी इसमें होते हैं। तो शॉर्ट सम्स के लिए
यहाँ पे दो फॉर्मूले, जैसे कि कोरिलेशन में 3 फॉर्मूले काम करते थे, यहाँ पे 2 फॉर्मूले काम करेंगे। पहला आता है इफ कोवेरियंस, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन इज गिवन इन द एग्जाम्पल। इनमें से कोई भी वैल्यू अगर सम में दी गई है तो आपको समझ जाने का कि सम में शॉर्ट सम्स आ चुका है, शॉर्ट सम्स का फॉर्मूला यूज होगा। बी फाइंड करने के लिए क्या दिया है, COV मतलब कोवेरियंस एक्स एंड वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर, BYX इज इक्वल टू सेकेंड R। अगर समझो COV दिया है तो R नहीं दिया होगा, R दिया होगा तो COV नहीं दिया होगा, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि R का मतलब होता है कोरिलेशन, COV का मतलब होता है कोवेरियंस। दैट मीन्स इन दो में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज होगा, R होगा तो ये वाला अप्लाई होगा, COV होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। बाकी के जो 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं दैट्स द एरर, इसमें हम एरर फाइंड करते हैं। एरर दैट मीन्स y गिवन वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या दी गई है और हमने क्या फाइंड की है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आर स्क्वायर मतलब कोरिलेशन फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। ये हमें बताएगा कि हम जिस चीज़ के बारे में लीनियरिटी एग्जम्पशन कर रहे हैं, यानी ये जो रिलेशनशिप हम फाइंड कर रहे हैं एक्स का वाई का एक्स के ऊपर कितना वैलिड है, ये फाइंड करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का यूज होता है। रिग्रेशन में अगर कभी कोरिलेशन फाइंड करना पड़े तो ये थोड़े मैं एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, अंडर रूट में BYX इंटू BXY। अगर ये दोनों वैल्यू आप फाइंड कर लेते हो और तो R की वैल्यू मिल सकती है। और लास्ट में 6 दैट्स द प्रॉपर्टीज, साइन ऑफ R मतलब कोरिलेशन, BYX एंड BXY दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आर ऑलवेज सेम। अगर एक वैल्यू माइनस में है तो तीनों वैल्यू माइनस में होंगी, एक वैल्यू प्लस में है तो तीनों वैल्यू प्लस में होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको रिग्रेशन के बारे में बताया। पहले मैंने आपको समझाया रिग्रेशन क्यों जरूरत पड़ती है और रिग्रेशन की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। रिग्रेशन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं, रिग्रेशन। उसके बाद में मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किए। फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के बाद में अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक मैं आपको चलाता हूँ, जिसके अंदर वैल्यू फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला यूज में आएगा। कौन सा फर्स्ट, सिंपल और x माइनस एक्स बार। ये दोनों वैल्यू कब आती है, जब वैल्यू 0 to 20 के बीच में हो या x बार वैल्यू और y बार की वैल्यू पॉइंट में ना आती हो। इन शॉर्ट यहाँ पे नॉर्मल सम में क्या है कि आपको x बार y बार फाइंड करना ही पड़ेगा कंपल्सरी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसका रीज़न एक ही है कि क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम कंपल्सरी करेंगे ही। अब मैंने आपके सामने सम रखा हुआ है, फाइंड द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। क्या फाइंड करना है, y ऑन x। सब में किसी भी ढंग से लिखा हो, आपको एक ही चीज़ अंडरस्टैंड करना है, y ऑन x। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y इफ x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू हाउ मच, ये हमें फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन क्या होती है हमारी, कैप y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दैट्स द रिग्रेशन लाइन। अब हम फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। अब देखो x बार y बार, पहले मैंने बताया आपको कंपल्सरी फाइंड करना ही है, किसी भी सम में फाइंड करना पड़ेगा। अब x 20/4 दैट मीन्स 5 और y बार इज इक्वल टू 85/4 21.25। अब आप कहोगे कि सर वैल्यू तो पॉइंट में आ गई, ठीक है वैल्यू पॉइंट में आ गई, लेकिन वैल्यू बहुत छोटी है अपने आप में। आप खुद देखो छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, एक में सब 20 से नीचे हैं, एक में 20 से ज़्यादा है, लेकिन ईजी है इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। यहाँ यूवी का भी अप्लाई किया जा सकता था, पर यूवी का करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर 4 16 36 64 20 80 150 एंड 240। अब इसका हम टोटल करेंगे 120 और 490। पहले हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, b इज इक्वल टू n सिग्मा u एक्स वाई सिग्मा x सिग्मा y अपॉन n सिग्मा, अंडर रूट नहीं लगाना, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं। n इज इक्वल टू 4 एक्स वाई 490 माइनस
20 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 4 x² 120 माइनस 20 का होल स्क्वायर। अब इंटू करेंगे 1960 माइनस 1700 डिवाइडेड बाय 480 माइनस 400 260 डिवाइड बाय 80 डिवाइड करेंगे, आंसर आया 3.25। किसकी वैल्यू आई? कांस्टेंट b इज इक्वल टू 3.25। b की वैल्यू मिल गई। अब b के बेस पे हम क्या फाइंड करेंगे? a फाइंड करेंगे। a इज इक्वल टू क्या होता है? y बार माइनस b x बार। y बार हमने कितना फाइंड किया है? 21.25 माइनस 3.25। x बार कितना है? 5। 21.25 माइनस 15 इंटू करेंगे तो 16.25। ए और बी दोनों वैल्यू मिल गई हमें। अब इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। a यानी 5, 3.25 x दैट्स द वैल्यू ऑफ कैप y। अब यहाँ तक तो कोई भी सम आपको करना ही पड़ेगा। ये हमारा क्या है? रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, y ऑन x। अब हमें यहाँ पे वैल्यू दी है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y इफ x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू अगर 10 है तो y की वैल्यू फाइंड करो। y इज इक्वल टू 5 प्लस 3.25 इंटू 10। कैप y इज इक्वल टू 5 प्लस 32.5। दैट मीन्स y कैप इज इक्वल टू 37.5। Yes, that's the value of y, 37.5। यहाँ आपका सम कंप्लीट होता है। अगर ये सम इस चैप्टर में से भी ध्यान रखना, 5 मार्क का एक सम पूछा जाता है। अगर ऐसा सम पूछा जाता है, इतना करते हो तो आपको कंप्लीट 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। दैट्स द ये हमारा फर्स्ट सम है जो मैंने आपको समझाया, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। ये स्मॉल फॉर्मूला हमारा, इसलिए इसको ध्यान रखना। स्मॉल फॉर्मूला 0 से 20 के बीच में अप्लाई होता है। अब हमारा आता है सेकेंड सम्स। सेकेंड सम्स के अंदर मैंने ऐसा लिया है जिसके अंदर वैल्यू सभी क्या है? 20 से अप है। सभी वैल्यू अगर 20 से अप होती हैं तो सम किस तरह से हम सोल्व करते हैं वो जरा आप देखो। अब यहाँ पे मैंने x बार y बार फाइंड किया हुआ है। ये x बार और y बार। x बार कितना है? 34। y बार कितना है? 29। दो में से एक भी वैल्यू पॉइंट में नहीं आती मतलब x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। टोटल 6 कॉलम हमारे बने इसके। अब 34 ये लेंगे 29। अब मैंने आपको पहले कोरिलेशन में भी ये चीज़ समझाई है। अगर x बार y बार पॉइंट में नहीं आते हैं और x बार y बार वही वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो इन दोनों का टोटल ऑलवेज क्या हो जाता है? 0, जो होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपका सम समझ लेना रॉन्ग है। अब हम डिसाइड माइनस शुरू करते हैं। 32 माइनस 34 माइनस 2 6 माइनस 9 माइनस 5 1 9। फिर देखो इधर 29 25 माइनस 29 माइनस 4 6 माइनस 11 माइनस 7 माइनस 1 और 17। इनका टोटल। अब x का स्क्वायर करेंगे हम। 4 36 81 25 1 और 81। अब एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। 8
36, 99, 35, -1 और 153। अब इसका टोटल करेंगे 330 और 228। अब टोटल हो गया हमारा। अब हमें फाइंड क्या करना है, y ऑन x। तो y ऑन x का जो फॉर्मूला है y ऑन x a + bx। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, b की वैल्यू। सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर। 330 डिवाइड बाई 228। p को डिवाइड करेंगे, वैल्यू हमारी आ रही है 1.4474। दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1.45। हमें b की वैल्यू मिल चुकी है। अब b की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, a y बार माइनस b x बार। y बार कितना है 29, 1.45 इंटू 34, 29 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 49.3 माइनस 20.3। ये हमारे a की वैल्यू आ गई। आप इक्वेशन रख सकते हो, -20.3 प्लस 1.45 x, दैट इज द रिग्रेशन y ऑन x। इक्वेशन मिल गया। अब आगे क्या दिया है, इफ द वैल्यू ऑफ x इज 50 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि अगेन x इज इक्वल टू 50 देन y इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, -0.30 प्लस 1.45 इंटू 50 -20.30 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आएगा 72.50। y इज इक्वल टू 52.2। ये हमारा फाइनल आंसर। आपको कोई भी सम को यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, y ऑन x फाइंड करना है। उसके बाद अगर आपसे एस्टिमेट पूछा गया तो फाइंड करने का, अदरवाइज जहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैंने आप लोगों को क्या समझाया, लीनियर रिग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, चैप्टर इजी है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी कोरिलेशन को सीखा है, इसलिए रिग्रेशन थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके फॉर्मूले आपसे जान पहचान में आ चुके हैं। आप पहचानते हो कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। ये हमारे 5 मार्क का चैप्टर है, टोटल बोर्ड में 12 मार्क्स में आता है, बराबर। यानी ये जिस तरह से कोरिलेशन 12 मार्क का है, तो ये चैप्टर भी हमारे कितने का, 12 मार्क का बोर्ड में पूछा जाता है, सेक्शन A, B, C, D और F के अंदर। F में 5 मार्क्स का आता है। इनमें से जो मैं अब सिखा रहा हूँ इन्हीं में से कोई एक सम 5 मार्क्स का आपको बोर्ड में मिलेगा। चैप्टर आसान है और इसका यूज़ क्या है, सबसे पहले जो एक क्लियरिटी जो होती है माइंड में, वो आपके हमेशा होनी चाहिए। कौन सी क्लियरिटी, रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या है और रिग्रेशन क्यों अप्लाई होता है, क्योंकि स्टेट में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, एक एक चीज़ की क्लियरिटी होती है। जैसे कि हमने 11th में खाली डेटा पढ़ा, 12th के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, पहले ही आपने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ये फाइंड करने के लिए इससे भी 2 मेथड नहीं है स्टेट में, अभी तो बहुत सारी मेथड आएंगी। आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे वैसे और भी मेथड आने वाली है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है, देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा, न्यूमेरिकल डेटा एंड द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अभी हम जो सीखने जा रहे हैं, जो सीख रहे हैं अभी, ये कौन सा है, क्वांटिटेटिव डेटा, जो न्यूमेरिकल्स है, जो हम शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेल्स है, परचेज है, जिसको हम अमाउंट में शो कर सकें, जिसको डिजिट में बता सके। ऐसे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों का यूज़ किया जाता है। पर कोरिलेशन की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। क्या लिमिटेशंस है, वो सिर्फ आपको बता सकता है कि दे आर कोरिलेटेड और नो।
एंड द टाइप ऑफ कोरिलेशन। बट रिग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है कि एक वेरिएबल की इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे कितनी होती है, ये जानने के लिए आपको रिग्रेशन यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आज हमने देखा कि लीनियर रिग्रेशन क्यों यूज़ में आता है, इसकी ज़रूरत क्या है, उसके बाद इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, इसके फॉर्मूले क्या हैं, और फर्स्ट जो सिंपल मेथड है वो मैंने आज एक्सप्लेन की। अब नेक्स्ट पीरियड में मेरा आएगा यूवी मेथड। यूवी मेथड जानते हो, यूवी मेथड दैट मीन्स जिसके अंदर की एक्स बार वाई बार की वैल्यू पॉइंट में आती हो या फिर थोड़ी वैल्यू अब नॉर्मल दी गई हो, तो ऐसी वैल्यूज़ को पहले नॉर्मल करके सम कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी सेकंड लेक्चर में बताऊंगा। ये मेरा लीनियर कोरिलेशन का फर्स्ट लेक्चर था। जो इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करो, चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाता है। जय हिंद।